ममता बनर्जी पिछली बार सुर्खियों की सरताज थी, लेकिन इस बार सन्नाटे में हैं। नरेंद्र मोदी की उतनी मुखालफत करती नजर नहीं आती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और जगदीप धनखड़ के साथ एक तस्वीर आती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर भी वो जो प्रेडिक्टेड रुख था उससे इतर राय रखती हैं, और हेमंता वो एक नए पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर के तौर पर नजर आते हैं। योर टेक। देखिए, ममता बनर्जी इस देश की एकमेव महिला मुख्यमंत्री है और मानना पड़ेगा कि वो इतने साल जो उन्होंने वामपंथी दलों को टक्कर दी, बहुत कम लोगों ने दी है। मैं संघर्ष की बात कर रहा हूं। जो मार ममता बनर्जी ने खाई है, मुझे लगता है बहुत कम नेताओं ने खाई। लालू शेख और दूसरे माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके सर पर रॉड मारकर किए हमले की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार ममता बनर्जी ने हमें दिखाया था उनके घर पे किस तरह से उनको पीटा गया था। ये जब नेता बात करते हैं ना, असली लड़ाई जो उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ जो वो लड़ पाई, महिला को जिस तरह से मारा गया, इसके बावजूद वो मैदान में रही। ममता बनर्जी की जिंदगी ये बताती है कि अगर आपको राजनीति करनी है ना, आपको मैदान में खड़ा रहना है, आप पीछे नहीं हट सकते। राजनीति बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम हमेशा नेताओं की नकल करते हैं या उनको टारगेट करते हैं, लेकिन कोई भी असली नेता है ना, उसको 18-20 घंटे लोगों के सामने रखना पड़ता है। ममता बनर्जी ने एक बार मुझे रात को 3 बजे फोन किया कि आपके टिकर पर जो खबर चल रही है वो गलत है। तो मैंने कहा, दीदी आप सोई नहीं है? इसे मैं सोती नहीं, आई डोंट स्लीप। मैं सुबह शाम जगती रहती हूं। 8 बजे सुबह वो ट्रेडमिल पे होती है, और आप अगर उनके साथ वॉकिंग करेंगे ना, आप हार जाएंगे। 90% लोग ममता बनर्जी के सामने वॉक नहीं कर पाएंगे। वो इतनी तेजी से वॉक करती है, वो भी रबर चप्पल में। मैंने एक बार उनको कहा था टेनिस शू नहीं पहनी है, ये कहा नहीं, वो आप लोग अंग्रेजी जो। राजदीप जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। ममता बनर्जी जी दीर्घायु हो, तेजी से वॉक करती हैं, पर तेजी से वॉक करते हुए उन सैकड़ों हजारों शिक्षार्थियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई जो घोटाले के खिलाफ 3-4 बरस से धरना दे रहे हैं? ये बड़ी अच्छी ये सवाल पूछा जाएगा कि जब आप होलियर देन दाऊ अप्रोच अपना रहे हैं, अपने आप को जनता का नुमाइंदा बता रहे हैं, दिल्ली की सत्ता के बरक्स अपने आप को विकल्प बता रहे हैं, तो जो सैकड़ों गरीब परिवार के नौजवान हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बंगाल में, इन मुख्यमंत्रियों के कान तक उनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच पाती? तब इनकी तेज चाल कहां चली जाती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, जिसके लिए आपको तालियां भी मिली। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि एक चीज होती है संघर्ष करना और सत्ता पाना, दूसरा होता है गवर्नेंस, सुशासन। और ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी है, ये उस तरह का सुशासन नहीं दे पाती है। लालू प्रसाद यादव के साथ यही हुआ। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे, जब वो लोगों के सामने आते थे 90 के दशक में, तो लोगों की भीड़ उनके साथ जुट जाती थी। लेकिन जैसे वो सत्ता में आए, सुशासन करना बहुत मुश्किल है। आज आप बात कर रहे हैं अध्यापकों की या स्टूडेंट्स की, हर राज्य में आज सौरभ पेपर लीक है। आप आज गुजरात मॉडल की हम वाहवाही करते हैं। क्या आप जानते हैं पिछले 2 साल में गुजरात में 22 पेपर लीक हुए हैं? क्या इसके बारे में बात होती है? हर राज्य में यह बड़ी समस्या है, युवाओं की समस्या है। और आपने हर मुख्यमंत्री को यह सवाल पूछना चाहिए कि आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन युवाओं को और सुशासन में मुझे लगता है, अभी गुजरात में जून के महीने में तलाटी के लिए 3,700 नौकरियां निकली थी। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 17 लाख। मैं ये पूछता हूं, आज हम लोग मॉडल की बात करते हैं, ये मॉडल वो मॉडल। जब तक लोगों को आप नौकरियां नहीं दे पाएंगे तो कहां का मॉडल है? आज बंगाल में कहां नई नौकरियां हैं? तो ममता बनर्जी ने वामपंथियों को बड़ी टक्कर देके चुनाव जीते और वो सत्ता में आई। लेकिन एक बार आप सत्ता में आते, सुशासन कहां है? आपने बात की कि क्या कहीं ना कहीं कि क्या ममता बनर्जी की कोई डील हो गई है? अब बंगाल में यही बात हो रही है कि उनके भांजे पर जो शिकंजा कस रहा है ईडी का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब मोदी जी की तरफ सॉफ्ट हो गई है। अब यही तो हमारी राजनीति है कि आप डील कर देते हैं। देखिएगा दीदी इस क्लिप को देखकर भी आपको फोन ना करें। नहीं, मुझे डर है कि अगर कल कुछ कहे, लोग कहेंगे आपने दीदी से रसगुल्ला लिया।
अब मैंने किसी नेता से रसगुल्ला लिया है क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। नहीं, खिलाने का भी पाल लेते खिलाने शौक। का शौक पाल लीजिए। नहीं, पत्रकारों को मैं हमेशा कहता हूं, आप कोई नेता आपको कोई गिफ्ट दे, ऐसी गिफ्ट लीजिए जिसका कोई बाद में प्रमाण नहीं रहेगा। तो कोई अगर आपको मिठाई दे तो जरूर लीजिएगा। सौरभ, देखिए, ये ममता बनर्जी के बारे में जो कहा जा रहा है, आई थिंक उसमें पॉलिटिकल विजडम भी है। मैं टीएमसी के नेताओं से जो हाल फिलहाल में बात होती है इस बारे में, उनका कहना है, देखिए, कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का अभी कोई लॉजिक नहीं। देखिए साहब, ऐसा है कि ततैया के छत्ते में हाथ देने की जरूरत नहीं है। जब ईडी और सीबीआई तमाम चीजें हो, चुनाव नहीं है कोई, ममता बनर्जी के लिए कोई इमीडिएट चैलेंज नहीं है। और उनका एग्जाम्पल बार बार यही होता है कि आप देखिए कि एक पीरियड आया था जिसके पहले अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी पे हमले बोलने बंद कर दिए थे, और वो एक पीरियड था जो कि क्रिटिकल यूजफुल पीरियड हुआ आम आदमी पार्टी के लिए। क्या है कि अगर आप पॉलिटिक्स देखिए कुछ मुख्यमंत्रियों की, ममता बनर्जी और तेलंगाना, दो मुख्यमंत्री को मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कांग्रेस को और बाकी प्रतिद्वंदियों को बाहर करने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है कि बीजेपी को उठा दिया जिसके पास काडर नहीं है, और उन पार्टियों को गिरा दिया जिनके पास काडर है। तेलंगाना में बिल्कुल वही स्टोरी इस टाइम पे खेली जा रही है कि आप देखिए कि राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके जाते हैं और वहीं पे असेंबली चुनाव हार जाते हैं और बाईपोल। अब उसमें देखिए कि अगर लगातार देखिए जो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है तेलंगाना में, टीआरएस की आप देखिए कि वहां पे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के नेताओं को धरपकड़ हो गई है। और मैं अभी हैदराबाद में था, एक मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें उर्दू पत्रकारिता के 200 साल हुए हैं। और मैं सबसे कहूंगा कि साहब, अपनी जुबानें जरूर पढ़ा करिए और उसके बारे में थोड़ा ख्याल करिए, नहीं तो ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो उसमें वहां पे मैं लोगों से जब मिला तो उन्होंने बताया कि साहब, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं कि आप कह रहे हैं योगी मॉडल का में बुलडोजर बाबा जो हो रहा है, तो बीजेपी के जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से 2 लोगों में से एक का एक आइसक्रीम पार्लर और एक मोबाइल जो एक्सेसरी तो उनका पार्लर बना था, उस पे उस दिन मैंने सुबेरे सुबेरे हैदराबाद में बुलडोजर चलते देखा। वहां पे भी बुलडोजर चल रहा है, तो वहां बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। तो क्या अटेम्प्ट क्या है कि कांग्रेस पिछली बार 19 सीटें करीब जीत के आई थी, इस टाइम पे सारे तोड़ फोड़ करके 4-5 बची हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को आउट करो, जो कार्डर बेस्ड पार्टी है जिसका वहां पे स्ट्रेंथ है, और बीजेपी को उठा दो। यही बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि लेफ्ट को और कांग्रेस को खत्म कर दिया, बीजेपी को प्रॉप कर दिया। बीजेपी ने कहा 200 आने नहीं थे, 70 आ गए, लेकिन एक स्ट्रेंथ मिली ममता बनर्जी को। देखिए उसके बाद से जो लोग छोड़ के आए थे उनकी घर वापसी हो गई टीएमसी में। बीजेपी के कार्यकर्ता पिटे भी काफी वहां पे, वो एक स्ट्रेंथ, सेंस ऑफ टेरर उन्होंने बिल्ड कर दिया। लेकिन वहीं जो राजदीप ने पॉइंट उठाया, इन दोनों राज्यों में करप्शन चरम पे। ये जो लीडरशिप है, आप देखिए, ये जहां जहां रीजनल प्लेयर्स आते हैं, आप देखिए 3 नए राज्य बने थे जब, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। आप देखिए कौन से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ केस नहीं है वहां पे। आप देखेंगे कि वहां पे इन राज्यों में करप्शन केसेस हैं। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ममता बनर्जी, आप कहेंगे कि केंद्र सरकारें उनके खिलाफ हैं। येदियुरप्पा देख लीजिए कि एक रीजनल लीडर की तरह से थे बीजेपी के फोल्ड में, उनके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस। ये एक क्राइसिस है इन प्लेयर्स की कि ये पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग हैं, मगर शायद पॉलिटिकल सर्वाइवल का जो तरीका है उसमें करप्शन एक एलिमेंट इनके खिलाफ बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन थोड़ा सा लेकिन राजदीप जी, ये तो सुन आप, लीजिए। हाँ आपका शूट है और टॉपिक बहुत बाकी है, हाँ तो करिए। तय ये हुआ था कि समय का ख्याल रखा नहीं, जाएगा, नेता नगरी- मॉडरेटर को नहीं टोका जाएगा। नेता नगरी इज माय टॉप प्रायोरिटी। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं 2 चीजें। एक तो ममता बनर्जी की जो आखिरी में बात मैं कहूंगा कि मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने बहुत कम नेता देखे हैं जो वाकई गरीबों के साथ जुड़ जाते हैं। आप कभी ममता बनर्जी के साथ जाइए, जब कोई क्राइसिस हो, कुछ एक्सीडेंट हो, ब्रिज ट्रेजेडी हो, वो जनता के साथ जुड़ जाती है। उस महिला में एक क्षमता है। हर नेता में कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ कमजोरियां होती है। क्या होता है कि हमारा समाज इतना विभाजित हो गया है कि अगर मैं ममता बनर्जी के बारे में कुछ अच्छा कहूं तो आप कहेंगे आपने ममता के साथ एक रसगुल्ला खाया है। अगर मैं ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कहूं तो आप कहेंगे
कि आप मोदी जी के साथ बन गए हैं। अगर आज मैं मोदी जी के खिलाफ अरे सर इतना पर्सनल मत बनाइए। नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए ममता बनर्जी जैसे जो रीजनल नेताज हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है, उनकी पार्टियां जो है परिवारवाद में ये हो गई। ममता बनर्जी ने जब संघर्ष शुरू किया, वो एकला चालो रे, एक तरह से अकेली थी उस संघर्ष में। मैंने उनको ऑफिस में एक बार देखा है, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में 98 में, वो अकेली और 2-3 लोग थे ऑफिस में, 2 ही कुर्सियां थी, एक टेबल था। अब वहां से 20 साल बाद आप देखेंगे कि कई तृणमूल नेताओं के आलीशान मकान बनने लगे हैं। यानी एक बार आप सरकार में आ जाए, परिवारवाद हो जाता है और आपकी जो धन दौलत है वो बढ़ जाती है। ममता की खुद की नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों की। लेकिन एक बार में राहुल जी ने कहा कि इन सब रीजनल लीडर्स के खिलाफ करप्शन के चार्जेस है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप हमें वाकई समझते हैं कि बीजेपी के लीडर जितने हैं या कांग्रेस के हैं वो दूध से धुले हुए हैं? मेरे महाराष्ट्र में जितने भी नेता शिवसेना छोड़कर अब सरकार, वहां की सरकार के साथ जुड़ गए हैं, जिनके खिलाफ ईडी के चार्जेस हैं, अब ईडी उनके घर नहीं पहुंचती है। ये कैसे चलेगा? ये देश कैसे चलेगा अगर ईडी केवल एक पार्टी या एक गुट के साथ? मैं कहता हूं ईडी ने हर राज्य में जाना चाहिए, हर नेता जो करप्ट है उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, होती नहीं है। तो आज ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, उनकी रात की नींद आप खत्म कर देते, चलिए करिए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप करते। बाकी राज्यों में क्या वाकई इस जनता नहीं, मेरे को बस पॉइंट ये कहना है कि आपको नहीं लगता कि जब नीतीश कुमार छोड़ के जाते हैं बार बार बीजेपी को, तो क्या ईडी ने खंगाला नहीं होगा कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है कि नहीं? खंगाला होगा, नहीं मिला तो ऐसे भी नेता है ना। नीतीश और लालू में एक फर्क है, लालू जी ने परिवारवाद आगे बढ़ाया, नीतीश जी की जो भी नहीं, नीतीश जी को मानना पड़ेगा, उन्होंने परिवारवाद नहीं बढ़ाया। चलिए, तो ये एक बड़ा फर्क है। परिवार एक बार आ जाए ना, फिर भ्रष्टाचार भी आ जाता है।